जय हिंद दोस्तों। आप सबों का मेक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड का जलवायु के बारे में पढ़ लिए थे। आज का क्लास में हम लोग झारखंड का कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि झारखंड जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वह कृषि है। ठीक है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। अर्थ व्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कृषि है। और झारखंड का जितने भी लोग श्रमिक हैं जो काम करते हैं, सबसे ज्यादा जो रोजगार मिला हुआ है वो कृषि क्षेत्र में ही मिला हुआ है। जो अर्थव्यवस्था झारखंड में जो कृषि है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रोजगार के हिसाब से है। इसको हम लोग आइए इस टाइप से देखते हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पता होगा कि सरकार हर साल अपना पिछला साल जो वित्तीय कार्य काम होता है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर अभी 2025 की बात किया जाए तो सरकार जो है इसका पिछला साल 2025-26 का बजट का जस्ट पिछला साल जो होता है उसका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तो हम लोग के पास अभी जो डेटा है 2023-24 का 2023-24 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उसके आधार पर आइए कृषि के बारे में कुछ डेटा का हम लोग अध्ययन करते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है कि झारखंड का जो जीवीए है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिशन लगभग जीडीपी के हिसाब से समझ लीजिए। इसको जीडीपी आम भाषा में जीडीपी बोल सकते हैं। तो झारखंड का जो जीडीपी है, ठीक है, झारखंड का जो टोटल जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 11.5% का है। कितना है? कृषि क्षेत्र का जो है वो 11.5% का है। कृषि क्षेत्र का योगदान झारखंड का जीडीपी में 11.5% का है। वहीं जो काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, झारखंड में जितने भी काम करने वाले लोग हैं जिसको हम लोग श्रम बल बोलेंगे, ठीक है, श्रम बल, पूरा जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं। उस पूरा जनसंख्या में जो काम करने के योग्य हैं तो उनको श्रम बल बोला जाता है। तो कुल श्रम बल का, ठीक है, कुल श्रम बल का लगभग 43% जो लोग हैं वो जो रोजगार पाए हुए हैं, कहाँ पाए हुए हैं? कृषि क्षेत्र में पाए हुए हैं। कितना? 43% लोग कृषि क्षेत्र में ही रोजगार पाते हैं। तो आप झारखंड में कृषि का अहमियत को देख सकते हैं कितना इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। आइए कुछ और पॉइंट देख कृषि में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग का जो पूरा क्षेत्र है पता आपको 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इस 79,714 वर्ग किलोमीटर इसको हम लोग लाख हेक्टेयर भी बोल सकते हैं। 79,714 लाख हेक्टेयर, जब ये हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है हजार लाख में चला जाएगा। तो उसका टोटल क्षेत्र का जो है मेरे पास हम लोग का जो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल है 79,714 लाख हेक्टेयर, उसमें से 38 लाख हेक्टेयर अनुमान लगाया जाता है कि झारखंड में जितना टोटल भूमि है उस भूमि का 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह कृषि योग्य है। कृषि योग्य है। इतना भूमि पे हम लोग कृषि का कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में पूरा का पूरा भूमि पर कृषि कार्य का नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा कारण के चलते, आपका सिंचाई व्यवस्था नहीं होने के कारण या अन्य कारण से। लेकिन हम लोग इतना भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं जो आपका झारखंड का टोटल क्षेत्रफल का लगभग यह 48% हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? 48% क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है झारखंड का जिसमें हम लोग कृषि कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों पे कृषि कार्य नहीं हो रहा है।
चलिए आइए कुछ और पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको लिख लीजिए। अब कृषि में हम लोग फसल का प्रकार देखेंगे कि झारखंड में कितने प्रकार का फसल मौसम के हिसाब से कितने प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाता है। तो आइए इसके हेडिंग बनाते हैं। फसलों का प्रकार। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार का फसल उत्पादन कृषि होता है। पहला खरीफ, दूसरा रबी फसल और तीसरा गर्मा फसल। ठीक है, आइए समझते हैं ये सब क्या होता है। खरीफ, खरीफ फसल का मतलब जो बरसात के दिन में, बरसात के मौसम में जिस फसल को बोया जाता है उस फसल को खरीफ कहते हैं। बरसात खत्म हो जाने के बाद जो ठंडा के दिन में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसको रबी कहा जाता है। और जो गर्मी के दिन में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसे गर्मा फसल कहा जाता है। तो खरीफ फसल बोने का क्या समय रहेगा आपका, हम लोग पढ़ लिए क्या। ऐसे खरीफ फसल को फिर 2 भाग में बांट देना है। खरीफ फसल जो है 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक को हम लोग भदई कहते हैं और दूसरा अगहनी। ठीक है, खरीफ फसल का 2 प्रकार, एक भदई और एक अगहनी। भदई का मतलब क्या हुआ, वैसा फसल जिसको हम लोग भादों के महीना के आसपास में काट लेते हैं। हिंदी महीना को सब समझते ही होंगे, इतना तो जानकारी रखना चाहिए। भादो, भादों के महीना में जिस फसल को हम लोग काट रहे हैं उसको भदई कहेंगे। और जो फसल हम लोग अगहन के महीना में काट रहे हैं उस फसल को अगहनी फसल कहते हैं। ठीक है, तो भदई और अगहनी फसल में समझ में आ गया होगा। आपका जो भदई फसल है इसको मई जून के महीने में बोना है अगर अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो, और अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर महीने तक इसको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल मक्का। हम लोग जितना भी झारखंड के लोग हैं कृषि के बारे में सबको जानकारी है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। बस सोचिए आपका अगल बगल में क्या होता है, आसपास में क्या होता है, वही चीज को लिखा जा रहा है। कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। झारखंड में रहकर कृषि को पढ़ना पड़ेगा ऐसा कोई ऐसा जरूरत नहीं है। हम लोग इस चीज को फील करते हैं, चीज को देखते हैं, बस उसी को एक सिस्टमेटिक रूप से हम लोग देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ये सबको पता है कि बरसात के दिन में फसल जो है आपका इस टाइप से भदई फसल जो है मक्का का सबसे पहले मई जून के महीने में इसको बो दिया जाता है और अगस्त सितंबर आते आते इस टाइप का फसल को काट लिया जाता है। तो जो फसल अगस्त सितंबर मतलब कि भादों के महीने तक काट लिया जाता है उसे भदई फसल कहेंगे। अगहन वैसा फसल जिसको हम लोग जून जुलाई महीना में बो रहे हैं। बोना कब है, जून जुलाई महीना में, और काटना कब है, अगहन। अगहन बोले तो नवंबर दिसंबर के महीना के आसपास होता है। तो जो फसल को हम लोग जून जुलाई में बो रहे हैं और नवंबर दिसंबर के महीना में काट रहे हैं इस टाइप के फसल को अगहनी फसल कहा जाता है। तो झारखंड के लगभग 70% जो भूभाग है, बरसात में जितना भी खेती होता है झारखंड में उसका 70% हिस्सा में यही वाला होता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए। अगहनी फसल का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, सबसे प्रमुख फसल धान, इसके बाद मूंगफली, इस टाइप का जो फसल है आपका अगहनी फसल में आता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है खरीफ फसल के कितने प्रकार हो सकते हैं, 2 प्रकार। भदई फसल
को किस महीने में काटा जाता है? अगर हिंदी महीना देगा, अंग्रेजी का महीना देगा, तब बोल सकते हैं अगस्त सितंबर में। हिंदी में भदई से नाम से ही लग रहा है कि भादो महीना में काटना है। इसका जो पीरियड देख लीजिए, वो तो 2 से 3, 2 ढाई महीने के पीरियड में ये फसल तैयार हो जाता है। मक्का जैसा फसल जो है आपका इसमें आता है। अगहनी फसल वैसा फसल जो बरसात में लगा रहे हैं जून जुलाई में, लेकिन इसमें इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट होने में ज्यादा समय लगता है, भदई की तुलना में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको 3 से 4 महीने का समय चाहिए होता है। यह झारखंड का 70% जो भूभाग है इस पर सिर्फ यही फसल का उत्पादन किया जाता है, और लगभग 20% जो खेती होता है झारखंड में खरीफ फसल का, उसमें इस फसल का, भदई फसल का योगदान होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक है। अब खरीफ फसल का कुछ एग्जांपल ले लीजिए। टोटल जो खरीफ फसल होता है एक ओवरऑल हम लोग खरीफ फसल के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग उसका 2 टाइप देख लिए। अगर आपको 2 टाइप नहीं देकर सिर्फ डायरेक्ट दे दे तो उसको इस टाइप से लिखना होगा, खरीफ फसल। यहाँ पे लिख देते हैं, खरीफ फसल का बुआई जो होता है वह जून जुलाई के मौसम में होना है। इसको बोना कब है? जून जुलाई के मौसम में। काटना कब है? अक्टूबर नवंबर के मौसम में। आप लिख लीजिए, खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई के मौसम में होता है, और कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। खरीफ फसल मतलब जो बरसात में जिस फसल को लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन कौन सा फसल इसमें आएगा? धान, मक्का, अरहर, गन्ना, उड़द, और क्या हो सकता है आपका और भी कुछ कुछ मोटा अनाज का उत्पादन होता है। आप झारखंड में जो होता है मड़ुआ, इस टाइप का फसल खरीफ फसल का श्रेणी में आता है। आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। अब अगला वाला देखेंगे हम लोग, रबी फसल के बारे में देखेंगे। खरीफ फसल को लिख लीजिएगा। चलिए अब रबी फसल के बारे में डिस्कस करते हैं। रबी फसल का बुआई कब होता है? रबी फसल का बुआई कब होगा? अक्टूबर नवंबर के महीने में। जब खरीफ फसल कट जाएगा, जब खरीफ फसल कट जाता है तो खेत में रबी फसल का बुआई होता है। ऐसा कटाई कब हो जाएगा? मार्च। मार्च अप्रैल के महीने के आसपास में इसका कटाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, कौन किस किस टाइप का फसल होता है इसमें? गेहूं, और क्या होगा? चना, मसूर, सरसों, आप खुद से याद कीजिए। इसमें कुछ भी चीज आप अगर देख के याद कीजिएगा तो नहीं होगा। कृषि को ये थोड़ी देख के याद करना है। झारखंड में रहते हैं आप, इतना चीज को तो अनुभव ही कर सकते हैं। ऑलमोस्ट लोग को पता होगा कि रबी फसल में कौन कौन सा चीज आ रहा है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सोचना है। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा, आपको सोचना है कि मेरा गांव में या मेरा क्षेत्र में इस मौसम में कौन सा फसल होता है। आप उस टाइप से इसको थिंकिंग करना है, याद मत कीजिएगा। कृषि को एटलीस्ट अगर आप झारखंड में रहते हैं तो कृषि को रटना नहीं है, बस चीज को अनुभव करना है। खरीफ फसल यानी कि बरसात में, बरसात में झारखंड में क्या क्या होता है हम लोग तो आप देखते ही हैं, उस चीज को अनुभव कर लेना है। रबी फसल जो ठंडा में होता है, तो इसमें याद नहीं करना है। याद करने लगेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एटलीस्ट झारखंड में रहते हैं तो याद नहीं करना है। और गर्मा फसल जो कि गर्मी के मौसम में किया जाता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग गर्मा फसल कहते हैं। झारखंड में जायद फसल का जो है ना, उसका नहीं है, अनुपात नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग गर्मा फसल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मार्च के महीना में
इसको बोना है। गर्मा फसल को कब बोना होता है? मार्च के महीना में। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें वैसा फसल है जिसको डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, बेचा जाता है, जिससे डायरेक्ट पैसा कमाया जाता है। इसको स्टोर करने का कोई साधन नहीं होता है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। खीरा हो गया, ककड़ी, तरबूज, इस टाइप का फसल जो होता है उसको हम लोग गर्मा फसल कहते हैं, जो गर्मी के दिन में इसमें सिंचाई का साधन का बहुत जरूरत पड़ता है। और ऐसा ही जगह पे सब फसल को उत्पादन हो सकता है जहाँ गर्मी के दिन में भी पानी का उपलब्धता हो। तो हम लोग मौसम के हिसाब से फसलों का प्रकार देख लिए। 3 प्रकार का होता है, खरीफ, रबी और गर्मा। खरीफ फसल जिसको जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर के मौसम में काट लिया जाता है। रबी फसल जिसे अक्टूबर नवंबर के मौसम में बोना है और मार्च अप्रैल का महीना में काट लेना है। और जायद फसल जो गर्मी के मौसम में बोया जाता है। अब हम लोग झारखंड का जितना भी प्रमुख फसल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कौन सा क्षेत्र में किस टाइप का फसल को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, झारखंड का प्रमुख फसल, झारखंड का जो सबसे प्रमुख फसल है वो कौन सा है? धान। तो पहले धान में लिख लीजिए, झारखंड का सबसे ज्यादा, झारखंड में सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन होता है कौन सा फसल है? धान है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? धान का होता है। झारखंड में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन धान का होता है। धान को उत्पादन करने वाला झारखंड के प्रमुख जिला को लिख लीजिए, सिंहभूम। सिंहभूम में दोनों सिंहभूम आ जाता है। ठीक है, सिंहभूम हो गया, गुमला, रांची। सिंहभूम, गुमला, रांची तथा दुमका। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते हैं, सिंहभूम के बाद रांची, फिर गुमला। ठीक है, तो झारखंड में सबसे अधिक धान का उत्पादन 1 नंबर में कौन सा जिला है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक धान को उत्पादन करने वाला जिला, तो 1 नंबर में आपका सिंहभूम है, 2 नंबर में रांची, 3 नंबर में गुमला, उसके बाद दुमका का स्थान आता है। एक पहला रैंक किसका धान उत्पादन में? सिंहभूम जिला का है, फिर रांची का, फिर गुमला का और फिर दुमका का। ये चारों जिला जो है, ये चारों जिला मिलाकर झारखंड में कुल धान उत्पादन का 50%, ठीक है, झारखंड में जितना भी धान उत्पादन होता है सिर्फ 4 ही जिला मिलाकर 50% धान का उत्पादन करता है। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले। तो 24 में से मात्र 4 जिला झारखंड का टोटल धान उत्पादन का 50% धान उत्पादन करता है। और जो शेष 50% धान उत्पादन है वो अन्य 20 जिलों में मिलाकर करते हैं। तो आप इन 4 जिला का महत्व समझ सकते हैं धान उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला, झारखंड का सबसे प्रमुख फसल धान। ठीक है, झारखंड का सबसे प्रमुख फसल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे प्रमुख फसल कौन सा है, तो झारखंड में सबसे जो प्रमुख फसल है वह धान ही है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मक्का। मक्का, मक्का जो है झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख फसल है। मक्का झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख फसल, आप लिख लीजिए, झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? मक्का है। झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख फसल। ठीक है, तो मक्का का सबसे अधिक किस किस जिले में उत्पादन किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन आपका पलामू जिला में किया जाता है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन पलामू जिला में किया जाता है। इसके साथ ही आपका हजारीबाग, दुमका और गिरिडीह जिला में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। सबसे प्रमुख फसल झारखंड का धान है, उसके बाद मक्का है,
धान में जो सबसे 1 नंबर में जिला है रैंक में उत्पादन करने वाला कौन सा है? सिंहभूम है। 2 नंबर में जो हो गया, ठीक है, मक्का। मक्का झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख फसल हो गया। इसका सबसे प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? पहला नंबर में पलामू जिला है। पहला नंबर में आपका पलामू जिला है। अब इसी प्रकार से जो 2 प्रमुख फसल था, एक और प्रमुख मतलब टॉप 3 ले लीजिए। 1 नंबर में झारखंड में धान का उत्पादन होता है, उसके बाद मक्का का उत्पादन होता है, 3 नंबर में गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। 3 नंबर में गेहूं का उत्पादन होता है। इसका भी सबसे अधिक, आप इसको लिख लीजिएगा कि तीसरा सबसे प्रमुख फसल, तीसरा प्रमुख फसल हो गया ये, ठीक है। गेहूं तीसरा प्रमुख फसल हो गया। पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं। इसका भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू जिला में किया जाता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन पलामू जिला में, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन पलामू जिला में किया जाता है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फसल को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। गन्ना, ठीक है। गन्ना के बारे में लिखिए। यह झारखंड का जो है सबसे मुख्य नगदी फसल। नगदी फसल का मतलब क्या होता है? वैसा फसल जिसको हम पैदा करके घर में स्टोर नहीं कर सकते। आप धान को पैदा करके घर में स्टोर कर सकते हैं, आप उसको खाने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही रबी फसल हो गया, जितना भी चना हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इस सबको आप खाद्यान्न फसल कहा जाता है, जिसको कि मुख्य रूप से खाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा फसल होता है जिसको उत्पादन करके आप स्टोर नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा और उसका जरूरत भी उतना नहीं होता है। जैसे आप गन्ना उत्पादन कीजिएगा, कितना गन्ना खाइएगा, ये तो आपका घर के लिए उपयोग में पूरा पूरा नहीं आने वाला है। तो वैसा फसल जिसका तो उत्पादन हम करते हैं लेकिन पूरा उपभोग नहीं कर सकते हैं। आप धान का, मक्का का, गेहूं का, चना, मसूर, अरहर का पूरा उपयोग रह के साल भर 2 साल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा फसल है, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, आप इस सब फसल को आप उत्पादन करके खुद से पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है, ये इस फसल को हम लोग बेचने के उद्देश्य से ही करते हैं। ये जो फसल होता है हम लोग इसको बेचने के उद्देश्य से करते हैं, व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, इसीलिए इस फसल को नगदी फसल कहा जाता है। तो झारखंड में जो नगदी फसल है जिसका उत्पादन ही सिर्फ और सिर्फ बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। आप अन्य जो फसल है जितना भी बताए हम, धान, मक्का, गेहूं, तो झारखंड का जो किसान है उसको हम लोग अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बहुत छोटा छोटा किसान है, बहुत बड़ा बड़ा खेत किसान के पास नहीं है। तो यहाँ पे जो खेती होता है जीविकोपार्जन है, मतलब कि ज्यादातर किसान जो है वो खेती सिर्फ अपना जिंदगी चलाने के लिए ही उत्पादन कर पाते हैं। उतना ही धान उत्पादन होता है जितना में उनका घर परिवार चल सके, मक्का गेहूं को उतना ही उत्पादन करते हैं जितना में उनका घर चल सके। यहाँ पे बड़ा बड़ा किसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप का जो फसल है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उत्पादन करके बेचने के बाद लाभ कमाने का ही उद्देश्य होता है। इसीलिए इसको हम लोग नगदी फसल कहते हैं। इस टाइप की फसल को नगदी फसल कहा जाता है। झारखंड का जो मुख्य नगदी फसल है जिसका उपयोग बेचने के लिए किया जाता है वह गन्ना है। झारखंड का मुख्य नगदी फसल गन्ना है। इसका सबसे अधिक उत्पादन जो होता है हजारीबाग जिला में होता है, लिख लीजिए, सबसे अधिक उत्पादन हजारीबाग जिला में होता है। नेक्स्ट फसल आइए, गन्ना हो गया, झारखंड का मुख्य नगदी फसल हो गया। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? हजारीबाग जिला में होता है। इसके बाद आपका हजारीबाग जिला में ज्वार बाजरा, लिख लीजिए, ज्वार तथा बाजरा का भी सबसे अधिक उत्पादन हजारीबाग जिला में ही होता है। इसके बाद जितना भी टाइप का फसल आएगा आपको, जो भी तिलहन दलहन होगा, जितना भी तिलहन दलहन है, लिख लीजिए, तिलहन फसल, दलहन फसल, जितना प्रकार के तिलहन दलहन आएगा सब में आपको पलामू जिला को टिक कर देना है एग्जाम में। सबसे अधिक उत्पादन जो है पलामू जिला में ही होता है। तिलहन फसल किसको कहते हैं? वैसा फसल जिससे कि तेल निकलता है, वैसा फसल जिससे तेल निकलता है उसको तिलहन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सरसों, राई, तिल, देखिए ये सब फसल क्या है? तिलहन फसल है। इसे
तेल निकाला जाता है। दलहन फसल ऐसा फसल जिसे दाल, हम लोग खाने वाला दाल का प्राप्ति होता है, उस फसल को हम लोग दलहन कहेंगे। दलहन में आपका हो जाएगा अरहर, मूंग, मसूर, चना, ठीक है, इसको हम लोग दलहन कहते हैं। तो इस टाइप का जितना भी फसल का नाम आएगा आपको लगभग लगभग सब पलामू जिला ही है। एक नंबर में आपको पलामू जिला में टिक कर देना है। अब सबको स्पेशल अलग अलग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बस टाइम को बर्बादी है, तो बस आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे का देखते हैं कृषि में। हम लोग जलवायु में पढ़े हुए थे कि जलवायु में झारखंड के पूरा क्षेत्रफल को 7 भागों में बांट दिया गया था। तापमान, वर्षा के आधार पे उसको 7 भागों में विभाजित कर दिया गया था। वैसे ही कृषि को भी झारखंड में 8 भाग में विभाजित कर दिया गया है। वर्षा के आधार पे खेती किस टाइप का होता है, वहाँ पे मिट्टी किस टाइप का है, मिट्टी की उर्वरता किस टाइप का है, इसके आधार पे कृषि क्षेत्र को 8 भाग में बांट दिया गया है। आइए उसको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं 8 भाग को। तो झारखंड का कृषि प्रदेश लिख लीजिए, हेडिंग झारखंड का कृषि प्रदेश। तो झारखंड का जो कृषि प्रदेश है टोटल कितना, 8 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है ये पढ़ते हैं। तो पहला जो है आपका उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल का क्षेत्र, उत्तरी कोयल घाटी का क्षेत्र। पहला प्रदेश कौन हो गया, उत्तरी कोयल घाटी। आप इसमें ऐड करते जाइएगा, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश, उत्तरी कोयल घाटी उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश। इसमें कौन कौन सा जिला आ जाएगा आपका, पलामू, गढ़वा तथा लातेहार जिला आ जाएगा। इस प्रदेश का जो है उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि में क्या विशेषता है, तो यहाँ पे 2 टाइप का, हर जगह पर 2 टाइप का भूमि मिलेगा, पहले भी पढ़ाए हैं। एक मिलेगा टाड़ उच्च भूमि, दूसरा मिलेगा दोन जो नीचा भूमि होता है, जिसमें पानी का मात्रा मतलब पानी जमे रहने का, पानी का धारण करने की क्षमता अधिक होता है। जब जमीन नीचा रहेगा तो वहीं पर ज्यादा पानी रहेगा तो उस टाइप की भूमि को हम लोग दोन कहते हैं। और टाड़ ऊंचा वाला भूमि, ऐसे देख लीजिए अगर कहीं पर ऐसा जमीन है, ऐसा है, ये पार्ट कौन सा हो गया, टाड़ हो गया। ये नीचे वाला भाग जो गड्ढा हो गया ये कौन सा हो जाएगा, दोन हो जाएगा। ऊंचा वाला भाग फिर क्या हो जाएगा, टाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऊंचा भूमि है वो टाड़ हो गया, जो नीचा वाला भूमि है दोन हो गया। तो पानी ज्यादा कहाँ जमेगा, ये दोन वाला इलाका में जमेगा। ये पानी का सबसे ज्यादा उपलब्धता दोन में होता है। टाड़ ऊंचा होता है इसलिए यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, पानी की उपलब्धता वहां पे कम होता है। तो इस क्षेत्र में 2 टाइप का भूमि है। तो जो दोन होगा, नीचा भूमि जहाँ पानी ज्यादा रहेगा यहाँ पे धान का उत्पादन होगा। टाड़ यहाँ पे पानी का कमी रहता है, पानी रहने का ऊंचा भूमि इसलिए से पानी बह जाता है, यहाँ पे मोटा अनाज का उत्पादन होता है, मोटा अनाज, ठीक है। मोटा अनाज का मतलब क्या होता है, जिसको कम पानी में कम समय में उत्पादन किया जाता है, उस टाइप का अनाज मोटा अनाज होता है। जैसे कि इस क्षेत्र में आपको तिल का उत्पादन हो जाएगा, मकई का उत्पादन हो जाएगा, मड़ुआ का उत्पादन हो जाएगा। आप अपने से इसको ऐड कर लीजिए, आप खुद से सोचिए कि टाड़ वाला क्षेत्र में ऊंचा जमीन में कौन कौन सा चीज का उत्पादन किया जाता है। और सबसे दोन भूमि जो होता है नीचा में, मुख्य फसल जो होता है धान है। यहाँ हमेशा कहा कि धान को बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ता है, कम से कम इसको 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, ठीक है। इस टाइप का पानी होना चाहिए, तब जाकर धान का उत्पादन होता है। एक क्षेत्र को हम लोग देख लिए, कौन सा, उत्तरी कोयल घाटी का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है हजारीबाग का पठार कृषि क्षेत्र, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार कृषि प्रदेश। आप लिखिएगा हजारीबाग का पठार कृषि प्रदेश। अब नाम से ही लग रहा है कि हजारीबाग का पठार है तो हजारीबाग के क्षेत्र में होगा। इसमें आपको हजारीबाग जिला आ जाएगा, कोडरमा जिला आ जाएगा। जो भी हजारीबाग का पठार का क्षेत्र, हम लोग हजारीबाग का पठार पहले ही पढ़े हुए हैं,
तो उसमें कौन कौन सा जिला आएगा देख लीजिए। कोडरमा आ जाता है, रामगढ़ का कुछ पार्ट आता है, गिरिडीह आ जाता है। ये सभी जिला जो है चतरा का भी पार्ट आता है। हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा जिला जो हजारीबाग का पठार का क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र को हम लोग हजारीबाग का पठार कृषि प्रदेश कहते हैं। बस खाली नाम को याद रखिएगा, इसमें ज्यादा देखना नहीं है। आइए तीसरा देखते हैं। उत्तरी कोयल घाटी पहला हो गया, दूसरा हजारीबाग का पठार हो गया, तीसरा हो गया आपका दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश। दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश में कौन कौन सा जिला आ जाएगा आपका? धनबाद। याद नहीं करना है, पहले जो हम क्लास पढ़ाए हुए अगर उसको आप पढ़े होंगे तो सब चीज को याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही दामोदर घाटी बोलेंगे तो दामोदर नदी जिस जिस क्षेत्र से प्रभावित होती है, जो जो जिला से, उस जिला को उस क्षेत्र को हम लोग दामोदर घाटी का क्षेत्र बोलेंगे। आपका धनबाद, बोकारो, कुछ आपका क्षेत्र जो है आपका इसमें जहां जहां से बहता है देख लीजिए, रामगढ़ का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, इसका विशेषता यहाँ पे बलुई जमीन मिलेगा। इस क्षेत्र में बलुई जमीन मिलता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ का जो मिट्टी होता है कैसा होता है, बलुई होता है, तो मोटा अनाज के लिए उपयुक्त रहेगा। इस टाइप का जो बलुई जमीन वाला क्षेत्र होता है वो मोटा अनाज के लिए ही उपयुक्त है। इसमें तो पानी जमेगा नहीं, तो धान का खेती हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बलुई जमीन को प्रधानता होता है। चलिए नेक्स्ट, 3 देख लिए। चौथा लिख लीजिए रांची का पठार। रांची का पठार में जो जो जिला आता है इसमें आ जाएगा आपका रांची का पठार का कृषि प्रदेश। कौन कौन सा जिला आएगा? रांची, गुमला, सिमडेगा तथा लोहरदगा जिला का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्षेत्र हो गया आपका रांची का पठार का क्षेत्र हो गया। अगला आइए, निचली स्वर्ण रेखा नदी, निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी वाला कृषि प्रदेश। इसमें कौन सा जिला आ जाएगा आपका? निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी में आपका पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला आ गया। इसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला का पूर्व वाला भाग, पश्चिमी सिंह, आप इसको याद नहीं करना, मैप आपको याद रखिए, मैप में देखते जाइए कि निचली स्वर्ण रेखा नदी घाटी का क्षेत्र कौन सा आएगा। ये वाला क्षेत्र आता है, यहाँ ये जो क्षेत्र है यही आता है। जब झारखंड का मैप देखिएगा तो ये कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम जिला है। थोड़ा सा पश्चिमी सिंहभूम जिला का पूर्वी भाग, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग आ जाएगा इसमें। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग आ जाएगा। यहाँ पे क्या है फिर, सरायकेला खरसावां का कुछ भाग आ जाएगा। सरायकेला खरसावां का कुछ भाग इसमें आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि निचली नदी घाटी का क्षेत्र है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं मिट्टी वाला क्षेत्र में पढ़े हुए हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा जलोढ़ मृदा भी मिलता है। यहाँ पानी का ठीक ठाक नदी घाटी होने के चलते उपलब्धता है, अतः कृषि उत्पादन के लिए काफी अनुकूल जगह बनता है। इसीलिए हम लोग धान का खेती क्या पड़ेगा, सिंहभूम जिला में सबसे अधिक धान का खेती होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का उपलब्धता अधिक है। इसीलिए यहाँ पे कृषि का उत्पादन सही होता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र है यह, कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि नदी घाटी क्षेत्र है, अच्छा खासा पानी मिल जा रहा है, और इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, तो मृदा की उर्वरता भी अधिक है। इसीलिए इसी क्षेत्र में सबसे अधिक धान का खेती होता है। आप लिख लीजिए, धान का खेती के लिए उपयुक्त है, धान के खेती के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चाईबासा का मैदान तथा समीपवर्ती उच्च भूमि, उच्च क्षेत्र वाला भूमि। ठीक है, इस टाइप कहाँ मिलेगा आपको? चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम में,
पश्चिमी सिंहभूम हो गया, इसके जिला में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? आपका सरायकेला का पूर्वी भाग, सरायकेला का पूर्वी भाग। अब पश्चिमी सिंहभूम लिख लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपको पूरा पूरा जिला समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्षेत्र लिख रहे हैं उसका जिला कौन सा होगा, तो ज्योग्राफी का पहले का क्लास पढ़िए, क्लास 1 से शुरू कीजिए, वहां पे इस सब चीज को बहुत अच्छा से समझाए हैं। उसके बाद जब आप इस क्लास को कीजिएगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत समझने में नहीं होगा। अगर पहले ही आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समस्या हो सकता है। तो क्लास 1 से ज्योग्राफी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो चाईबासा का मैदान तथा समीपवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम पूरा जिला आ जाएगा। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला का ही मुख्यालय है। इसके बाद आपका सरायकेला का पूर्वी भाग, तो पूर्वी सरायकेला खरसावां, ठीक है, हो गया 6 टाइप का हो गया। इसके बाद आइए उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि क्षेत्र। आपका जब झारखंड का उत्तरी पूर्वी हिस्सा कौन सा हिस्सा है? साहेबगंज, ठीक है। इसमें आपको साहेबगंज का हिस्सा जो है साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग, साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग तथा गोडा का उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग ले लीजिए, ठीक है। यह क्षेत्र में क्या है? गंगा नदी का क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा मिलता है, हम लोग पढ़े पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पानी का भी उपलब्धता है, प्लस मिट्टी का उर्वरक क्षमता भी अच्छा है, इसीलिए झारखंड का सबसे अधिक जो विकसित कृषि क्षेत्र है, आप लिख लीजिए, झारखंड का एकमात्र कृषि के क्षेत्र में विकसित क्षेत्र है। तो कृषि के लिए विकसित, झारखंड का एकमात्र कृषि के लिए विकसित जो क्षेत्र है यही क्षेत्र है। कौन सा? आपका उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है झारखंड का एकमात्र कृषि के लिए अनुकूल है, ठीक है, विकसित क्षेत्र है। और लास्ट जो बचा वो राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, लिख लीजिए लास्ट, राजमहल की पहाड़ी का जो है कृषि प्रदेश क्षेत्र। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन साफ साफ पूछ सकता है कि झारखंड में कितने कृषि प्रदेश क्षेत्र में बांटा गया है? 8। और क्या पूछ सकता है कि झारखंड का सबसे विकसित कृषि के लिए विकसित जो क्षेत्र है, अनुकूल क्षेत्र है, कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र है, जो साहेबगंज जिला का उत्तरी पूर्वी भाग तथा गोड्डा जिला का भी उत्तरी पूर्वी भाग कवर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछता है, जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है झारखंड को 3 भाग में जलवायु में बांटा है, उसको जलवायु कृषि प्रदेश भी कहा जाता है। तो बोल सकता है कि झारखंड को कितने जलवायु कृषि प्रदेश में बांटा गया है? तो वही 3 याद रखिएगा जो हम लोग पढ़े हुए हैं, पश्चिम तथा उत्तर वाला। इसके बाद वो क्या क्या पढ़े हुए थे उसमें, एक था, ये मैप बना कर देखते हैं, उसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। अभी जो 8 टाइप का पढ़े उसका 8 का हम लोग पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ आएगा। तो पहला था उत्तरी कोयल घाटी, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल घाटी का क्षेत्र। दूसरा था हजारीबाग का पठार, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका हजारीबाग का पठार। तीसरा था दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश क्षेत्र, ये क्षेत्र हो जाएगा आपका दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश क्षेत्र। चौथा है रांची का पठार, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका रांची का पठार। पांचवा है निचली सुवर्ण रेखा नदी, ये जो क्षेत्र हो गया निचली सुवर्ण रेखा नदी का क्षेत्र हो गया। इसके बाद चाईबासा का मैदान, ये जो क्षेत्र हो गया आपका चाईबासा का मैदान वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका
उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हो गया उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र हो गया, और ये वाला जो हो गया राजमहल का पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। मोटा मोटी कुछ इस टाइप का क्षेत्र बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा आपसे कि झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश, झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश, तो जब कृषि जलवायु प्रदेश जब जलवायु वाला ऐड कर देगा, तो पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी को बने 3 टाइप का। कौन कौन सा था? एक उत्तर, पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व का पठार था, एक पश्चिम का पठार था, और एक ये वाला दक्षिण पश्चिम का पठार था। इस टाइप से था। उसको याद पिछला क्लास को देख लीजिएगा नोट, वही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए कृषि में और आगे देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो हम लोग अभी तक कितना बार डिस्कस कर चुके हैं कि झारखंड में या कहीं का भी जो भूमि होता है 2 प्रकार का होता है, ऊंचा भूमि और नीचा भूमि। ऊंचा भूमि को बोलते हैं टाड़ भूमि का प्रकार। ठीक है, अगला हेडिंग दे दीजिए भूमि का प्रकार। इसमें क्या है, हम लोग पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि भूमि 2 प्रकार का, एक ऊंचा वाला और एक नीचा। नीचा भूमि को हम लोग दोन बोल रहे हैं, ऊंचा भूमि को टाड़ बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो जनरल डिवीजन हो गया। लेकिन इसको कृषि के लिहाज से पूर्णतः 3 भाग में विभाजित किया गया है। टाड़ को 3 गो ग्रेड दिया गया है। ठीक है, कैसे कैसे है? टाड़ 1, टाड़ 2 तथा टाड़ 3, टाइप 3। ऐसे दोनों को भी 3 भाग में विभाजित कर दिया गया है। आपका दोन 1, दोन 2 तथा दोन 3। इसका कहने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि ये जो जमीन है टाड़ है, लेकिन टाड़ का भी 3 प्रकार है। उसका है विशेषता के हिसाब से अलग अलग कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेस है। उसके आधार पे टाड़ को 3 भाग में, ऐसे ही दोन को भी दोन ही है, तीनों दोन ही है, लेकिन लेबल दे दिया गया है। ऐसे समझिए 1 नंबर का टाड़, 2 नंबर का टाड़, 3 नंबर का टाड़। 1 नंबर का टाड़ में सबसे अच्छा टाड़ भूमि होगा, इस टाड़ में सबसे अच्छा उत्पादन इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। सबसे लो लेवल का जो टाड़ है वो 3 नंबर का टाड़ हो गया। वैसे दोन में 1 नंबर का दोन में सबसे अच्छा वाला दोन हो गया, इसका उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होगा। फिर 2 नंबर का दोन, फिर 3 नंबर का दोन। 3 नंबर का दोन का उत्पादन क्षमता 1 और 2 नंबर का तुलना में कम होगा। तो इसी हिसाब से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले टाड़ को देख लेते हैं। तो पहले टाड़ नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, 1 नंबर का टाड़ क्या है? इसको कहा जाता है बारी भूमि। क्या कहा जाता है 1 नंबर का टाड़ को? बारी भूमि। बारी पता है किसको कहा जाता है? घर के आसपास का जो खेत होता है ऊंचा, घर के आसपास का ऊंचा खेत को बारी कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा, झारखंड में रहते हैं तो इतना पता होगा ही। बारी भूमि टाड़ नंबर 1। 1 नंबर का टाड़ किसको कहते हैं? बारी भूमि को कहते हैं। या ऐसा समझिए कि 1 नंबर टाड़ को ही बारी भूमि कहा जाता है। बारी भूमि का मतलब क्या होगा? घर के आसपास। ठीक है, एकदम घर के आसपास ही होता है, घर के आसपास का उच्च भूमि। आप जब भी देखिए गांव में जो घर बनाया जाता है हमेशा ऊंचा जगह पर बनाया जाता है। दोन में तो कोई घर बनाता नहीं है, घर हमेशा ऊंचा जगह बनाता है, टाड़ में बनाता है। तो अपना घर के आसपास का जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है उसको हम लोग बारी भूमि कहते हैं। हम लोग बारी भूमि क्या है कि घर के आसपास होता है। इसमें घर जितना भी घर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, खाद्य अपशिष्ट पदार्थ, उसको भी डाला जाता है इसमें। प्लस साथ में और क्या होता है कि घर पहले अभी भी घर के पास कुआं होता है, तो इस भूमि के पास कुआं का उपलब्धता होता है। तो कुआं का उपलब्धता होने के चलते यहाँ पे पानी का भी उपलब्धता होता है। इसीलिए घर के आसपास का जमीन होता है, ये जो बारी होता है, यहाँ पे सब्जी का खेती कर लिया जाता है या अन्य जो भी अनाज है उसको उगाया जाता है। तो ये जो होता है टाड़ में सबसे अधिक जो उत्पादन क्षमता किसका है? टाड़ नंबर 1 का है, बारी भूमि का है। घर के पास होता है, घर के पास होने के कारण लगभग लगभग घर के पास कुआं होता है, तो इसलिए इसको पानी का भी उपलब्धता हो जाता है। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो टाण होता है सबसे अच्छा, तो टाण के 3 प्रकार है, 3 प्रकार में सबसे ज्यादा उत्पादन किस प्रकार का टाण का होता है? टाण नंबर 1 का क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाण जो ग्रेड 1 है, इसको और स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो बारी भूमि कहा जाता है। बारी भूमि कहाँ रहता है? घर के आसपास के जो उच्च भूमि होता है उसको बारी भूमि कहा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता होता है। ठीक है, इसमें सब्जी उगा सकते हैं आप घर के पास, मक्का का भी उत्पादन होता है। इस प्रकार का चीज का उत्पादन टाण नंबर 1 में किया जाता है। दो दो क्या है? घर से थोड़ा दूर, ये जो होता है घर से दूर होता है, अपना घर से दूर होता है, गांव के पास होता है लेकिन गांव के पास में ही होता है। घर से दूर होता है लेकिन गांव के पास, गांव से अधिक दूर नहीं होता है। तो इसका भी जो होता है उत्पादन क्षमता इससे कम होता है, 1 से 2 का उत्पादन क्षमता थोड़ा सा कम होता है। वैसे जब टाण 3 में आएगा तो काफी दूर होता है, गांव से काफी दूर होता है। टाण नंबर जो 3 तीसरा ग्रेड का है इसीलिए इसको ग्रेड 3 में रखा गया है, क्योंकि इसका उत्पादन क्षमता सबसे खराब है। इसका जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे लो लेवल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो टाण 3 ग्रेड 3 का जो टाण होता है ग्रेड 3 का जो टाण होता है, इस कंकड़ युक्त भूमि होता है, कंकड़ युक्त जमीन होता है, इसीलिए इसमें खेती करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ हद तक तिल जैसा, जिसमें बहुत ज्यादा उर्वरक क्षमता और पानी की जरूरत नहीं पड़ता है, वैसा वैसा खेती इसमें किया जाता है, या यह बहुत ज्यादा परित जमीन भी रहता है। तो टाण जो 1 नंबर था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में बारी बोलते हैं। लेकिन जो 2 नंबर ग्रेड का टाण होता है इसको गोरा कहा जाता है, आप लिख लीजिएगा। 2 नंबर ग्रेड 2 वाला टाण को गोरा कहा जाता है। ग्रेड 1 का टाण को बारी भूमि कहा जाता है, ग्रेड 2 के टाण को गोरा कहा जाता है, और 3 ग्रेड के टाण को टाण ही कहा जाता है। ग्रेड 3 के टाण को टाण ही कहा जाता है, इसका कोई अन्य नाम नहीं है, इसको यही कहा जाता है। ठीक है, टाण को 3 भाग में बांट दिया गया है, उसका उत्पादन क्षमता के हिसाब से, उसका उपयोगिता के आधार पे। सबसे नजदीक, घर के सबसे नजदीक वाला जो टाण है उसको हम लोग बारी कहते हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहेगा उसको गोरा कहेंगे, और सबसे दूर वाला टाण को टाण ही कहते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सा होता है? आपका बारी भूमि होता है। घर से थोड़ा सा दूर लेकिन गांव के समीप ही होता है, उसको हम लोग गोरा कहते हैं। इससे कम उत्पादन क्षमता होता है, सबसे कम उत्पादन क्षमता टाण 3 ग्रेड 3 प्रकार का टाण होता है। ठीक है, इसमें कंकड़ युक्त जमीन होता है, कंकड़ युक्त, इसीलिए इसमें उत्पादन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप टाण का तीनों ग्रेड समझ गए होंगे, इसीलिए इसको 1 नंबर में सबसे अच्छा वाला का रखा गया है, 2 नंबर में उससे कम अच्छा, और 3 नंबर में जो सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला जमीन है उसको रखा गया है। तो हम लोग टाण पढ़ लिए, इसी प्रकार से अब दोन को देख लेते हैं। ठीक है, दोन मतलब नीचा भूमि, पहले बता दिए हैं। इसको भी वैसे ही 3 ग्रेड में बांट दिया गया है, लिख देते हैं हम लोग। दोन 1, दोन 2 तथा दोन ग्रेड 3, 3 प्रकार का ये भी है। अब कैटेगरी के हिसाब से 3 प्रकार कर दिया गया है। दोन 1, दोन 1 को क्या बोला जाता है? घोघर बोला जाता है, इसको स्थानीय भाषा में घोघर कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे निचला भूमि होता है, यह सबसे निचला भूमि होता है, सबसे निचला भूमि होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नदी है या जो नाला होता है, जो नदी का छोटा रूप, नाला के आसपास का क्षेत्र होता है, इसीलिए इसमें नदी नाला के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, के आस पास का जो भूमि होता है, ठीक है, उसको घूघर कहा जाता है। यहाँ पे पानी की उपलब्धता हमेशा रहता है, काफी पानी उपलब्धता रहता है, इसीलिए इस टाइप की भूमि में साल में 2 बार, साल में 2 बार धान का खेती किया जाता है। इस टाइप का जो भूमि होता है, दोन टाइप 1, जिसको घोघर कहा जाता है, सबसे नीचे जो नदी नाला के आसपास का क्षेत्र भूमि है, तो पानी हमेशा इसमें रहता है, इसीलिए इसमें साल में 2 बार धान का
फसल करना संभव है। ठीक है, साल में 2 बार एक फसल काटिए फिर लगा दीजिए, इतना पानी के इसमें इतना समय तक रहता है कि 2 धान का फसल करने के लिए क्षमता दोन टाइप 1 जो घूघर भूमि है इसमें है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस टाइप का दोन में साल में 2 बार धान की खेती किया जाना संभव है। आपको ऑप्शन में दोन टाइप 1 दे सकता है या घूघर दे सकता है, तो आपको इसी को टिक मारना है। दोन टाइप 2 इसमें क्या है कि इससे कम, ये भी निचला भूमि है लेकिन इससे थोड़ा सा कम का है, तो इसमें साल में 1 बार। ठीक है, इसमें अब साल में 1 बार धान का खेती कर सकते हैं। दोन 3 होता है ऊंचा भूमि है, यहाँ पे पानी नहीं रुकता है, यहाँ पे पानी नहीं रुकता है, इसीलिए यहाँ पे धान का खेती करना संभव नहीं है। और धान का खेती होता भी है तो कौन सा, जो लो ग्रेड का धान होता है। ठीक है, मोटा वाला धान, लो ग्रेड का धान जो बहुत कम समय में और बहुत कम पानी में जो फसल तैयार हो जाता है, उस टाइप का धान का खेती दोन जो तीसरा टाइप का है उसमें किया जाता है। तो दोन 1 का नाम क्या था, घूघर। दोन 2 को तरखा कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा, तरखा। इसको घूघर कहा जाता है, इसको तरखा कहा जाता है। ठीक है, इसमें साल में 1 बार आप धान उगा सकते हैं। और दोन 3 जो कि ऊंचा भूमि होता है, दोन 3 जो होता है ऊंचा भूमि होता है, इसको चटेर या चौरा कहा जाता है। इसका नाम क्या है, चटेर या चौरा कहकर इस भूमि को संबोधित किया जाता है। ऊंचा भूमि होता है। अगर अच्छा खासा बारिश नहीं हुआ तो यहाँ हमेशा सूखा ग्रस्त क्षेत्र होता है, यह सूखा ग्रस्त होता है। ठीक है, अच्छा बारिश नहीं होगा तो इस टाइप के जमीन में आप खेती नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सूखा का सामना दोन टाइप 3 जिसको चटेर या चौरा कहते हैं, इस टाइप की भूमि को करना पड़ता है। तो हम लोग टाण और दोन का 3 प्रकार है, तीनों प्रकार को देख लिए। अब चलिए थोड़ा मोड़ा कुछ और बचा हुआ खेत में, इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि झारखंड में जो किसान है उनका जमीन बहुत कम है। ठीक है, जमीन बहुत कम है, यहाँ के किसान के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं, इसलिए जीविकोपार्जन जीवन जीने के लिए जितना खेती हो सकता है उतना ही खेती करते हैं। तो किसान के पास जो जमीन होता है उसको जोत कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जोत। ठीक है, जोत कहा जाता है। तो जोत का आधार पे आम भाषा में बोले तो जमीन, कितना जमीन है उसके पास, उसके आधार पे किसानों का या फिर उस जमीन का जो वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से किया जाता है, तो सीमांत, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम प्रकार का जोत, फिर मध्यम जोत तथा बृहद प्रकार का जोत। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिसके पास है, जिसका जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, वैसे जोत को क्या बोला जाएगा, सीमांत जोत बोला जाएगा। झारखंड में 70% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। झारखंड में 70% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर जमीन, पहले हेक्टेयर किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ 100 मीटर गुना 100 मीटर, 100 मीटर गुना 100 मीटर कितना हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल बनेगा उसको 1 हेक्टेयर कहा जाता है। 100 मीटर लंबाई तथा 100 मीटर चौड़ाई का जो एक खेत होगा वह 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास जमीन होगा उसको हम लोग लघु जोत बोलते हैं। यह झारखंड में 15%, इस टाइप का जो जोत है मात्र 15% लोगों के पास है। 2 से लेकर 4 हेक्टेयर ये 10% लोगों के पास है, जिसको हम लोग अर्ध मध्यम जोत बोलेंगे। किसी के पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन है तो उसके जो है अर्ध मध्यम जोत वाला किसान है। ऐसे किसानों का जो झारखंड में संख्या कितना है, मात्र 10% है। और 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर वाला जमीन है, इसको लोग मध्यम जोत वाला किसान कहेंगे। यह झारखंड में मात्र 4% लोगों के पास है।
तथा 10 हेक्टेयर से अधिक जिसके पास जोत रहेगा, खेत रहेगा, उसको हम लोग बृहद जोत वाला किसान कहेंगे। यह झारखंड में मात्र 1% लोगों के पास उपलब्ध है। झारखंड में मात्र 1% लोगों के पास उपलब्ध है। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। जोत के आधार पर खेत को बांटा गया है 5 भाग में। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम तथा बृहद। सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाला जो है क्षेत्र है उसको सीमांत कहेंगे। झारखंड में कुल 70% जो किसान है इसी क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार से सब लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। झारखंड में जो हम लोग नगदी फसल पढ़े, उसमें नगदी फसल में एक और फसल होता है जिसको मेस्टा कहा जाता है। इसको लिख लीजिए, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, मेस्टा। मेस्टा क्या है? आप जूट सुने होंगे, झारखंड में जो जूट बनता है ना उसको मेस्टा कहते हैं। इसको झारखंडी जूट बोल दिए। झारखंड में जूट के समान, ठीक है, जूट, झारखंड में जूट के समान, जूट क्या है कि रेशा है जिससे कि रस्सी बनता है, तो जूट, झारखंड में जूट के समान जो रेशा को उत्पादन किया जाता है उसे मेस्टा कहा जाता है। झारखंड में जूट के समान जो रेशा को उत्पादन किया जाता है उसे मेस्टा कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो कृषि का जो पार्ट था खत्म कर दिए हैं। अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक पीछे, वो देख लेते हैं एक बार, किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कृषि चैप्टर से पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? कृषि जलवायु, मतलब जलवायु आएगा तो 3 याद रखें, कृषि जलवायु उप क्षेत्र 3 कौन कौन सा है? हम लोग पिछला ही क्लास में पढ़े थे, मध्य और उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार तथा दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अभी तक 3 बार पूछा हुआ है। झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र है, झारखंड में कितने कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है, कितना हो गया आंसर? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। अगला, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वालों की जनसंख्या तो टोटल कितना है? कृषि कार्य करने वाला टोटल आपका जो है इसको 80% माना जाता है। 80%। कितना प्रतिशत लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो लगभग 80% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग हो रहा है? इसको हम लोग जब वो पढ़ेंगे, अभी करंट अफेयर पढ़ेंगे, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो करंट अफेयर का जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वहां पे इस सब का डेटा हर साल चेंज होते रहता है। तो डेटा वाला चीज को हर साल चेंज होता है तो हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे, इसको स्टैटिक में पढ़ना उचित नहीं है, ठीक है। फिर पूछा, झारखंड में कितने प्रतिशत भाग में चावल उगाया जाता है? 80% भाग में चावल का उत्पादन किया जाता है। कौन सा फसल झारखंड में मुख्य रूप से उगाया जाता है? धान का फसल। इसके बाद आइए और देख लेते हैं कुछ। पलामू जिला में किस तिलहन का अधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन था सरसों, असली, मूंगफली, रेड़ी। तो झारखंड में मूंगफली, असली, रेड़ी का तो खेती उतना नहीं होता, सरसों होता है। ऐसे जितना भी प्रकार का तिलहन है उसमें पलामू जिला का ही प्रमुख स्थान है, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका तिल तथा सरसों का उत्पादन होता है। फिर पूछा हुआ इसमें कौन सा एक गर्मा फसल नहीं है झारखंड में? तो सरसों। सरसों गर्मा फसल नहीं है बल्कि यह रबी फसल है, इसको ठंडा के दिन में बोया जाता है। इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और है, कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, 4 ऑप्शन है। तो सरसों, झारखंड में जो है सरसों का उत्पादन होता है। मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन का झारखंड में उत्पादन नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है। झारखंड में कितने प्रकार का फसल पैदा होता है? 3 प्रकार का होता है, खरीफ, रबी और गर्मा। और आइए, पलामू में कौन सी तेल का बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है? इससे पहले वाला में ऑप्शन सरसों था, इसलिए सरसों था, मारा गया था, आपको टिक करना था, लेकिन इसमें आपको तिल दिया हुआ है तो सरसों से ज्यादा उत्पादन तिल का होता है, तो तिल को टिक करना होगा। फिर फल के बारे में पूछा, झारखंड में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? आम। इसको याद रखिएगा, फल में एक याद रखना है कि सबसे अधिक मात्रा में झारखंड में आम का उत्पादन होता है। इसके बाद इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो जायद, यहाँ पे जायद फसल का मौसम नहीं होता, बल्कि यहाँ गर्मा कहा जाता है। गर्मा, रबी और खरीफ, यही 3 फसल जो है
झारखंड का मुख्य फसल का मौसम है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो जूट के भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशा को मेस्टा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका कृषि से जो क्वेश्चन था एग्जाम में आने वाला भी हम करा दिए हैं। तो आज कृषि चैप्टर खत्म होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।